हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। अगले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म कर दिया। अब वन बाय वन हर एक ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम जीरो ऑर्डर के अंदर जो भी कितने कितने टाइप के लॉज रिलेट करते हैं उसके अंदर हमें उसका हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, उसके अंदर देयरआफ्टर उसको ग्राफिकली कैसे प्लॉट किया जाता है, ये सारी बातों की आज इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, सो पेन जो है और नोटबुक जो है वो अपने साथ रखिएगा, सारी बातों को साथ में नोट डाउन करते जाइएगा। कुछ बातें मैं ओरली बताऊंगा वो भी आप लोग साथ में नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, टाइटल लगाइए सबसे पहले, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर reaction. Now, for zero order reaction, we can say the power means the value of n, in the rate law. Rate law के अंदर हम n की वैल्यू क्या लिखते हैं? जीरो। क्लियर ना? किसी भी रिएक्शन के लिए जब मैं n की वैल्यू क्या ले लूं? जीरो। n की वैल्यू क्या ले लूं? जीरो। n क्या था मेरा? कोई एक एक्सपोनेंशियल टर्म। क्लियर ना? और सबसे पहले तो आपको ये चीज बता दूं, अगर आपने अगले शुरुआत के 6 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि वो लेक्चर आप देखोगे तो ही आपको पता चलेगा कि रिएक्शन के अंदर रेट को कैसे डिफाइन किया जाता है, रेट को कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी टाइप से लिखा जाता है और अलग अलग टाइप के ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो n इज इक्वल टू जीरो अगर मैं लिखता हूं रेट लो के अंदर तो उसको हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब हमने अब तक जो भी लिखा उसको हम जितने भी रिएक्शन के रेट लिखे उस रेट को हमने अब तक दो तरीके से लिखा। एक हमने उसको डिफरेंशियल तरीके से लिखा, यानी कि हम उसको डी डी टी वाले फॉर्म में लिखते थे, और एक हमने उसको रेट वाले फॉर्म में लिखा, नॉर्मल रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा कि भाई कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन की पावर के साथ रिलेट करता है। क्लियर ना? मतलब ऐसे दो तरीके थे, तो मैं उस दोनों तरीकों को एक बार फिर से कोई एक इक्वेशन के लिए आपको रिकैप करवाता हूं। उसके बाद हमें इस जीरो ऑर्डर के लिए उसका इंटीग्रेटेड रो, हमने दो लॉ ऑलरेडी सीख लिए। कौन से लॉ? फर्स्ट हमने रेट लॉ सीख लिया और इनिशियली हमने डिफरेंशियल रेट लॉ सीख लिया। आज हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। किसके लिए? सॉरी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए, सबसे पहले तो हम कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं भाई, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, नॉर्मल सा इक्वेशन ही लेते हैं और उसमें से मेरी प्रोडक्ट बी बन रही है। क्लियर? आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी यही चीज दी हुई है और इसी तरीके से आपको बताया गया है, तो आपको समझने में भी ज्यादा आसानी रहेगी। ओके, सो ए मेरा एक रिएक्टेंट है, बी मेरी प्रोडक्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे लिख रहा हूं। क्या? t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे फिलहाल लिख रहा हूं। तो t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे मेरे a की कॉन्सेंट्रेशन सपोज कितनी है? C0। आप C0 लिख सकते हो, आप A0 लिख सकते हो। क्लियर ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अगले सेशन के अंदर शायद 2 लेक्चर पहले यहाँ पे A0 करके करवाया था, तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो, उसका कोई मैटर नहीं है। ठीक है, आपको इनिशियली दिखाना होता है। अब इनिशियली कोई प्रोडक्ट बनी होती नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लेते हैं? जीरो। नाउ फॉर t इज इक्वल टू सम टाइम t, कोई भी t टाइम पे, ऐसा हमने अगले लेक्चर के अंदर एक सम भी गिना। क्लियर है? जहां पर हमने डेल की साइन लगाई है, तब सपोज कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है ct, आप यहाँ पे at भी लिख सकते हो। रेडी? और सपोज यहाँ पे उस वक्त उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? bt। रेडी? तो ये चीज हमने इवन इक्विलिब्रियम में भी सीखी थी कि शुरुआत में जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन कुछ होती है तब उसमें से कुछ कंज्यूम होता है, और कंज्यूम होता है उसको हम एक्स से दिखा देते हैं या व्हाटएवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में डेटा दिया होता है। तो ये सब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत फिलहाल पड़ेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए हमने ऑलरेडी रेट लॉ सीख लिया है। ऑलरेडी हमने वहां पे उसका जो रेट लॉ है वो रेट लॉ के बारे में हमने डिस्कशन कर ली है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई C0 है, CT इज इक्वल टू C0 माइनस एक्स, आप लोग जानते हो वो बात। ठीक है ना? अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी C0 की और CT, क्योंकि C0 कोई t इज इक्वल टू जीरो टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन है और t इज इक्वल टू t टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन कोई CT है। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार वो दोनों चीजें जो हम सीखे, एक डिफरेंशियल रेट लो और एक इंटीग्रेट, माफ कीजिए, नॉर्मल रेट लो, वो दोनों अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले मैं अगर रेट लो की बात करूं, मैं अगर रेट लो लिखता हूं अकॉर्डिंग टू रेट लो के हिसाब से अगर मैं लिखूं तो मेरा R क्या रहेगा? R is directly proportional to for concentration of reactant। फिलहाल हम उसकी बात करते हैं।
क्लियर। फॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट क्या लिख सकता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। रेडी। और अगर ये जीरो ऑर्डर के लिए हो रहा है तो n का पावर क्या, माफ कीजिए, n इज इक्वल टू वैल्यू क्या है, 0। एक्चुअल में रेट लॉ में हम लिखते यही थे ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A पावर n, और n मेरा इस वक्त क्या है, 0। तो मैं अगर वैल्यू लिखता हूं, पहले तो ये प्रपोर्शन हटा देता हूं, तो मुझे यहाँ पे k लिखना है। रेडी। k की वैल्यू क्या होती है मैंने आपको डिसाइड करवा दी और डिराइव भी करवा दी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 0। क्लियर ना। अब ये k क्या है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे लिखवा देता हूँ, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था, सर k को कौन सा कांस्टेंट कहा जाता है, k को आप कौन से नेम से, आप नॉर्मली आप उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हो, लेकिन स्पेसिफिक नेम अगर देना चाहो तो उसका नेम ही वही है, स्पेसिफिक कांस्टेंट। क्या, स्पेसिफिक कांस्टेंट। दूसरा आप उसको अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि ये स्पीड को लेके बात चल रही है। क्लियर ना। वेलोसिटी कांस्टेंट, या तो उसको नॉर्मली आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। क्या, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो। ओके, सो स्पेसिफिक कांस्टेंट भी कहा जाता है उसको। क्लियर। और दूसरा उसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहा जाता है। अब ये तो सिर्फ आप एमसीक्यू के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। सो r इज इक्वल टू k इन ब्रैकेट k रेज़ टू 0। अब किसी का भी 0 पावर तो मैथमेटिकल टर्म क्या हो जाता है, 1। आप लोग जानते हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई r इज इक्वल टू k, क्योंकि ये पूरा टर्म तो क्या हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 1। किसी का भी 0 पावर क्या हो जाता है, 1। इसको मैं नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। खास ध्यान दीजिएगा, बहुत शांति से और स्लोली पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटीग्रेटेड टर्म भी आएंगे, इंटीग्रेशन वाले टर्म भी आएंगे, डिफरेंशिएशन वाले टर्म भी है, इसलिए। ठीक है। सो फिलहाल तो रेट लॉ लिख दिया हमने, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने R निकाल दिया। अब मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट लॉ। अगर मैं सिर्फ रेट लॉ नहीं, मैं डिफरेंशियल रेट लॉ के बारे में बात करता हूं, कुछ नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल रेट लॉ में हम जो डी वाला फॉर्म लिखते हैं वो लिखना होता है, कुछ नहीं है। डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के लिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मीन्स C। फिलहाल मैं उसको C से दिखा रहा हूं। क्लियर। आप उसको A से दिखाना चाहो तो ऐसे भी दिखा सकते हो, माइनस डी डी टी ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। क्लियर ना। बस ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, डिफरेंशियल रेट लो। ये कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रेट लो और ये डिफरेंशियल रेट लो, और इतना कुछ है नहीं। ठीक है। सो आप दोनों तरीके से दिखा सकते हो। फिलहाल मैंने कॉमनली C लिया है, आप उसको स्पेसिफिक दिखाना चाहो तो इस तरीके से दिखा सकते हो, उसको ब्रैकेट में यानी कि मोलर के फॉर्म में दिखा सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे एक R मेरे पास ये आ गया, ओके, ये भी लिख सकते हो आप, और एक साइड मेरे पास R हो गया ये, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब दोनों रेट ही है ना भाई, ये जो है वो रेट लॉ से लिखा हुआ है और ये जो है वो डिफरेंशियल रेट लॉ से लिखा हुआ है। तो आप लोग ये तो जानते हो ना, दिखाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये दोनों है तो एक ही, तो दोनों को मैं क्या कर सकता हूँ, सामने सामने लिख सकता हूँ। देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, साथ में लिखते जाइएगा बच्चों तो ज्यादा समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2, व्हाट वी कैन से, R इज इक्वल टू K, देन K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू माइनस DC बाय dt। रेडी ना, लिख सकता हूं ना, माइनस DC बाय dt और माइनस dt बाय C। अब एक साइड मेरे पास डिफरेंशिएशन की साइड है, क्या है, एक साइड मेरे पास डिफरेंशिएशन की साइड। अब मैथ्स वाले को तो जरा पता है सारी बातें, लेकिन बायो वाले थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशिएशन को इवन आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ गए होंगे, 11th के बेसिक में भी आया है मैथ्स के अंदर, कि आप डिफरेंशिएशन को हटा सकते हो एक ही साइन से। कौन सी साइन से, इंटीग्रेशन की साइन से। क्लियर ना, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कहे जाते हैं, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। सो मैं क्या करूंगा भाई, दोनों साइड में क्या ले लेता हूं, इंटीग्रेशन ले लेता हूं। रेडी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं टेक इंटीग्रेशन की साइन है ये। क्लियर, जानते ही होंगे सब लोग, टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन जब लगता है तब एक चीज आप लोग सीखे हो कि जब भी कभी फाइनाइट इंटीग्रेशन लगता है, मतलब कि प्रॉपर टाइम से इंटीग्रेशन लगता है, तो आपको उसकी लिमिट भी दिखानी रहती है। तो मैं जब कॉन्सेंट्रेशन की बात करूंगा तब कुछ लिमिट दिखाऊंगा, और टाइमिंग की बात करूंगा तब कुछ लिमिट दिखाऊंगा। ठीक है। फिलहाल सिर्फ बता रहा हूं, आगे जाके हमें वो चीज करनी है।
सो टेक इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लेता हूं, क्लियर। सो इंटीग्रेशन ऑफ के, और इंटीग्रेशन लिया जाता है किसी ना किसी टर्म के रिस्पेक्ट में। मुझे यहाँ पे टाइमिंग से बात करनी है, रेट है और वो रेट मेरा टाइमिंग से कैलकुलेट हो रहा है, क्लियर। सो मैं क्या करूंगा, उसको dt के रिस्पेक्ट में लेता हूं कि भाई मुझे इंटीग्रेशन लेना है, तो मैं कोई एक डिफरेंशियल टर्म लूंगा। वैसे ही इस साइड अगर मैं लेना चाहूं तो इंटीग्रेशन ऑफ -dc बाई dt विथ रिस्पेक्ट टू d, माफ कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू dt, ओके। इन शॉर्ट मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ इंटीग्रेशन लगाया है। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में लगाया है, इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में। ये जो k है वो तो मेरा था ही, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dt, सेम थिंग। यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन लिखाया है विथ रिस्पेक्ट टू dt, इंटीग्रेशन भी मेरा विथ रिस्पेक्ट टू dt ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो टर्म है उसका मैंने इंटीग्रेशन लिया है, क्लियर। ये दोनों जो राउंड किए हुए हैं, बाय वाला देख लीजिएगा, मैथ्स वाला को समझ में आ गया होगा कि k और -dc बाई dt वो दोनों मेरे टर्म थे, k -dc बाई dt टर्म थे। दोनों साइड मैंने इंटीग्रेशन लगाया, तो इंटीग्रेशन मुझे लगाना पड़ता है किसी के रिस्पेक्ट में, कोई प्रॉपर टर्म के रिस्पेक्ट में। मुझे यहाँ पे टाइमिंग की बात करनी है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखना है मुझे कि टाइम के चेंज के साथ मेरी कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है। टाइम का जो चेंज हो रहा है उसी के साथ मेरी कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है, तो मैं उसी के साथ चेंज करूंगा, ठीक है। सो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू dt क्या कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन बदल दी। अब देख लीजिए खास, पहले तो ये k जो है वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लॉ के हिसाब से, और डिफरेंशिएशन का लॉ भी ये कहता है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, वैसे इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट का आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt इज इक्वल टू, सामने ये माइनस की साइन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। सबसे पहले तो ये dt जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्लियर ना, dt क्या हो जाएगा, कट, और ऊपर से माइनस की साइन को बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन अंदर क्या रह जाएगा, dc, क्या रह जाएगा, dc, ओके। अब सिर्फ इंटीग्रेशन रह गया विथ रिस्पेक्ट टू dt, यहाँ पे डी कट हो गया, सिर्फ इंटीग्रेशन रह गया विथ रिस्पेक्ट टू dc, सॉरी माफ कीजिए, इंटीग्रेशन रह गया dc का। अब दोनों साइड क्या हो गए, अलग अलग, एक साइड मेरी कॉन्सेंट्रेशन हो गई, एक साइड मेरा टाइमिंग हो गया। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप आगे जाओगे और इंटीग्रेशन का आंसर लिखते हो, जब आप मैथ वालों को तो पता है, जब आप आंसर वाले फॉर्म की ओर जाते हो तब उसकी लिमिट लिखनी पड़ती है जो इनिशियली लिख के आती है। हमें यहाँ पे लिमिट पता है, लेकिन टाइमिंग की लिमिट भी मुझे पता है कि मेरी टाइमिंग जो है वो 0 से लेकर t की तरफ जा रही है, और कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट भी मुझे पता है कि कॉन्सेंट्रेशन मेरी C0 से Ct की ओर जा रही है, क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशन मेरी C0 थी, Ct हुई है, और टाइमिंग जो मेरा 0 था वहां से t हुआ है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे पता ही थी, पहले से मैं लिख सकता था, पर जब वो अलग अलग होंगे तब मैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए उसकी लिमिट अलग दिखाऊंगा, टाइमिंग के लिए अलग दिखाऊंगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे मेरी जो लिमिट है वो कहां से कहां जा रही है, 0 से लेके t तक, क्लियर। और यहाँ पे क्या जा रही है, मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 से लेके Ct तक, ओके। ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन की लिमिट होगी कि भाई कॉन्सेंट्रेशन C0 से घटके हो गया है Ct, और टाइमिंग मेरा जो इनिशियल 0 था वहां से हो गया है t, ठीक है। सो टाइमिंग जो t था वो क्या हो गया है, टाइमिंग मेरा 0 से लेके t तक, और कॉन्सेंट्रेशन C0 से Ct तक, ठीक है। बहुत शांति से लिखिएगा और लिखते भी जाइएगा। कुछ भी डाउट बीच में आ रहा है तो आप अपने दिमाग में फिलहाल रखिए, साइड में नोट डाउन कीजिए, वीडियो खत्म होते होते आपको सारी चीज खत्म हो जाती, दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ पे माइनस निकल गया। पहले तो मैं डिफरेंशिएशन का अगर वहां पे अगर क्या लगाता हूँ, लॉ लगाता हूँ, डिफरेंशिएशन का अगर मैं लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ तो क्या बन जाता है, समझना बहुत ईजी है बच्चों। देखिए dt है, और dt है मतलब कि मुझे यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है, माफ कीजिए, लिमिट जो है मेरी 0 से लेके t तक, वो इंटीग्रेशन के लॉ के हिसाब से फिजिक्स में आ गया होगा ये चीज कि जब आप उसका आंसर वाला फॉर्म लिखते हो तब आप करते हो ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट। ये ऊपर की लिमिट है, माइनस नीचे की लिमिट है, जिस किसी का भी इंटीग्रेशन हो रहा है वो, तो बॉक्स के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है dt, जिसकी मुझे इंटीग्रेशन मुझे करना है। ऊपर की लिमिट क्या है, ये रही t, नीचे की लिमिट क्या है, 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए आप डायरेक्ट आंसर लिखना चाहो तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन वाला जो d है वो हट जाता है, डायरेक्ट करना चाहो तो कैसे, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन वाला d है वो, और ये जो इंटीग्रेशन की साइन है वो दोनों एक दूसरे के ऑपोज है, तो यहीं पे उसको काट दो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे अगर उसको काटना है तो आपको यहाँ पे d लिखने की जरूरत नहीं, ओके। अब समझ में आ गया होगा शायद अच्छी तरीके से कि यहाँ पे जो t है वो t मेरा आंसर बना है, और साथ में मेरा k तो था ही बाहर कांस्टेंट के फॉर्म में, और t जो है वो
ऊपर की लिमिट है और नीचे की लिमिट मैंने फिलहाल रखी है, उसके बाद में उसको आंसर के फॉर्म में लिख दूंगा। ओके, सो dt के अंदर d और इंटीग्रेशन हट गया, अब समझ में आ गया, एक स्टेप वहां से डायरेक्ट किया था, सीधा कर दिया मैंने। अब इस तरफ जाते हैं, यहाँ पे C0 और CT है, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या है, यहाँ पे भी मेरे पास ये रहा, ये d है और एक मेरे पास ये इंटीग्रेशन की साइन भी है, तो d और इंटीग्रेशन एक दूसरे के ऑपोज है, तो वो वहां पे कट हो जाएंगे, यानी कि C क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू C, साथ में जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी जो लिमिट क्या है, CT से लेके, माफ कीजिए C0 से लेके CT तक। क्लियर, समझ में आई बात। अब क्या करते हैं, लिमिट जो है उसको एक्चुअल फॉर्म में लिख देते हैं, सो k एज इट इज t माइनस 0, रेडी ना, ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो फाइनलाइज फॉर्म के अंदर जब लिखा जाता है तब लिमिट का सब्ट्रैक्शन होता है, अपर माइनस लोअर इज इक्वल टू, सामने सेम यहाँ पे ऊपर की लिमिट c के फॉर्म में है CT माइनस C0, सिंपल है। अब ये सारी बातें हमने लिख दी। अब एक और चीज, अब यहां पे देखिए, हम रिएक्टेंट के लिए, ये चीज मैंने इसलिए अब तक आपको नहीं बताई क्योंकि आपको सारी बातें वो चीज पता ही थी कि रिएक्टेंट के लिए जब हम लिखते हैं तब हम यहाँ पे माइनस की साइन लगाते हैं। क्लियर, तो हमने यहाँ पे कहीं पे माइनस की साइन लगाई ना, हाँ ये माइनस, तो यहाँ पे देखिए ये जो है, सॉरी यहाँ पे एक माइनस आगे आएगा क्योंकि C की कॉन्सेंट्रेशन में माइनस एज इट इज है, तो इस वक्त मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जब यहाँ पे हम माइनस की साइन लगाते क्योंकि वो रिएक्टेंट के लिए, लेकिन जब हमें प्रोडक्ट की साइड के लिए बात करनी रहेगी, फिलहाल तो हम जीरो ऑर्डर लिख रहे हैं और वो हमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की ही बात करनी है क्योंकि उसी के अंदर चेंज आ रहा है, इसके अंदर चेंज आ रहा है लेकिन वो डायरेक्ट है, BT माइनस 0 सीधा हो रहा है, बराबर। सो यहाँ पे तो BT जितना ही चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट तो मेरी एपिलियंस हो रही है, प्रोडक्ट तो मेरी बन रही है, जो डिसअपियर हो रहा है उसके बारे में जीरो ऑर्डर सॉरी इंटीग्रेटेड रेट लो लिखा जाता है। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे माइनस ऑफ CT माइनस C0 है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करने से बेटर है माइनस को इस तरफ डाल दीजिएगा क्योंकि हमें CT माइनस C0 रखना है। क्यों CT माइनस C0 क्यों रखना है, क्योंकि ये मेरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, आप उसको उल्टा मत कर दीजिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस बाद में लिखा है, क्या कि ब्रैकेट के बाहर, सॉरी, कि माइनस ऑफ CT माइनस C0, आप कुछ बच्चे क्या करेंगे माइनस CT प्लस C0 कर देंगे, ऐसा मत कीजिए, आप उसको वैसे रखिए, माइनस की साइन को इस तरफ ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको ग्राफ प्लॉट करने में आसानी रहेगी उसकी मदद से। चलिए, सो के अब ये तो 0 हो गया, मतलब डायरेक्ट हो जाएगा KT, सामने माइनस की साइन में इस तरफ ले लेता हूं, देखिए बच्चों यहीं पे कर दिया, ये जो माइनस की साइन है वो इस तरफ ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा मेरा भाई, रह जाएगा CT माइनस C0। क्लियर, CT माइनस C0, ये सिर्फ ब्रैकेट ऐसे ही लिखा है, ब्रैकेट बना ना बना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी ऊपर से ब्रैकेट हट चुका है, ठीक है। सो अब CT माइनस C0 माइनस KT, अब थोड़ा सीधे फॉर्म में लिखता हूं, CT को सब्जेक्ट बना देता हूं, क्यों मैं आपको समझाता हूं बाद में। CT इज इक्वल टू, यहां पे माइनस KT तो पहले से था ही, C0 इस तरफ आएगा, क्या हो जाएगा प्लस C0, तो ये हो गया मेरा इंटीग्रेटेड रेट लो। क्या हो गया, इंटीग्रेटेड रेट लो। CT को मैंने क्यों सब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि जब मुझे ग्राफ प्लॉट करना होगा तब जो बच्चे समझदार है उनको तो, जिन्होंने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है मेरे पास, उनको तो पता ही होगा कि किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए जो कि मेरे पास एक ऐसे फॉर्म में होते हैं जो मेरा क्या है, एक प्रकार का टेंजेंशियल इक्वेशन है, y = mx + c, बस उसको मुझे इसके साथ क्या करना है, इक्वलाइज करना है, तो मेरा ग्राफ और इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो बस इसीलिए मैंने इसको, देखिए आपको दिख ही रहा होगा y mx + c, सीधा है, कटआउट जो मिल रहा है कॉन्सेंट्रेशन का वो भी मिल रहा है, मेरा स्लोप भी मुझे मिल रहा है, मेरी जो x की वैल्यू, x एक्सिस की वैल्यू वो भी मुझे मिल रही है, y एक्सिस पे कौन रहने वाला है वो भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चीज लिख सकता हूँ कि y एंड ये तो मेरा क्या, पहले तो इसको मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लो। क्या है, ध्यान रखिएगा, खास बहुत ही ज्यादा काम का है, इंटीग्रेटेड रेट लो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत काम का है, साथ में लिखते जाइएगा क्या, इंटीग्रेटेड रेट लो। ये कौन सा रेट, ये कौन सा लो था, ये सिर्फ नॉर्मल रेट लो था कि भाई किसी भी प्रकार के रिएक्टेंट का रेट लिखते वक्त उसकी कॉन्सेंट्रेशन का पावर, जो कि कोई एक्सपोनेंशियल टर्म है और जो एक्सपेरिमेंटली लिखा जाता है वो उसका रेट लो कहा जाता है। डिफरेंशियल रेट लो को हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिखते हैं। इंटीग्रेशन रेट लो वो हम डिफरेंशिएशन और नॉर्मल रेट लो के कॉम्बिनेशन से डिराइव करते हैं, और ये मेरा क्या हो गया, क्या हो गया,
इंटीग्रेटेड रेट लो हो गया। क्या हो गया? इंटीग्रेटेड रेट लो। ध्यान रखिएगा, इस इक्वेशन को याद रखना है, मस्ट रिमेंबर। मिस्टेक ना हो बच्चों, खास क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम में आएगा। ओके, भूलना नहीं। रेडी? सो ये हो गया मेरा इंटीग्रेटेड रेट लो। अब इसको मैं मेरे मेन फॉर्म के साथ अगर इक्वलाइज करता हूं, कौन सा? जो मेरा स्लोप लाइन का इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ इक्वलाइज करूं तो मुझे यहाँ पे मेरे अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगे। देखिए मेरी y एक्सिस पे कौन रहने वाला होगा? मेरा ct। मेरा स्लोप यानी कि कैपिटल M, यहाँ पे स्मॉल लिखा, कैपिटल M कौन होगा? माइनस के। अब ये माइनस की साइन भी कुछ डिनोट करता है। माइनस की साइन मतलब कि स्लोप जो है वो नेगेटिव है। स्लोप अगर नेगेटिव है तो मेरा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा होगा। मैथ्स वालों को सीधा पता चल गया होगा। स्लोप नेगेटिव आता है तो जब स्लोप पॉजिटिव कब बनता है? जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं ना, ऊपर चढ़ते ऐसे तो मेरा स्लोप पॉजिटिव रहता है, क्योंकि वहां पे जो कट आउट आता है वो पॉजिटिव आता है। लेकिन नीचे की साइड, क्यों नीचे की साइड? क्योंकि नेगेटिव मतलब कि मेरी जो लाइन, मेरा जो ग्राफ है वो क्या जाएगा? डाउनवर्ड जा रहा होगा। मेरा ग्राफ नीचे की ओर जा रहा होगा, तभी तो मेरा स्लोप नेगेटिव आया है। तो ये छोटी छोटी बातें भी पता चलनी चाहिए। बायो वाले को खास ध्यान देना है, मैथ्स वालों को हालांकि सब कुछ पता रहेगा। सो y इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? माइनस ऑफ के। देन मेरी x एक्सिस पे कौन रहने वाला है? x एक्सिस पे मेरा रहेगा t यानी टाइम, और मेरा जो कटआउट मुझे मिलने वाला है c, वो क्या मिलने वाला है? c0। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये चार बातों को आप लोग याद रखिए, और ये चार बातों के ऊपर से हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, और इसी के ऊपर से मुझे हाफ लाइफ भी दिखाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खास। हाफ लाइफ क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताने वाला हूं। पहले ये समझ लीजिए कि मेरे x एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर मेरा स्लोप और मेरा कटआउट कौन रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान रखिए खास। y इज इक्वल टू एम एस पे के साथ मैच करते ही मुझे ये सारी बातें मिल गई, तो इसके ऊपर से जो मुझे ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ के ऊपर से ही तो मुझे टाइमिंग के बारे में पता चलेगा कि भाई मेरा टाइमिंग यानी कि मेरा जो हाफ लाइफ पीरियड है उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर से एक बार मैं सिर्फ रिकैप करा देता हूं। क्या किया मैंने? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मुझे क्या करना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ डिराइव करना है तो मुझे उसका रेट लॉ और मुझे उसका डिफरेंशिएशन रेट लॉ लिखना आता है। क्लियर ना? डिफरेंशिएशन जो उसका, माफ कीजिए, डिफरेंशियल रेट लॉ जो है वो मुझे लिखना आता है कि मैंने कोई एक नॉर्मल सा इक्वेशन ले लिया, आप कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, और नॉर्मल सा इक्वेशन के लिए मैंने जनरलाइज फॉर्म के अंदर क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया। रेडी? जहां पे ये Ct और C0 मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन है और Ct मेरी कुछ टाइम के बाद की कंसंट्रेशन है। K मेरा स्लोप है यानी कि K मेरा कांस्टेंट है, और T जो है वो कुछ टाइमिंग है, जिस टाइमिंग पे मैं सारी ये बातें कर रहा हूं। ओके, समझ में आई बात? जो मेरा कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू T टाइम पे Ct बना हुआ है। ओके, अब सिर्फ डेरिवेशन एक बार देख लीजिए क्या किया है। डेरिवेशन वाला टर्म बायो वाले खास ध्यान देख लीजिए कि पहले मैंने K इज इक्वल टू माइनस dc/dt था। इस डिफरेंशिएशन को हटाने के लिए मैंने दोनों साइड क्या कर लिया, दोनों साइड मैंने ले लिया क्या? इंटीग्रेशन। दोनों साइड इंटीग्रेशन लिया तो मेरा जो कांस्टेंट टर्म था उसको मैंने सबसे पहले तो आगे ले लिया, dt वाला टर्म था वो कट हो गया, माइनस की साइन भी कांस्टेंट में आती है, आगे ले ली। अब इस b और इंटीग्रेशन को हटा दिया मैंने, तो मुझे लिमिट लगानी पड़ी, मैंने लिमिट लगा दी, और लिमिट लगा दी तो मेरा सिर्फ अंदर का टर्म था वो रह गया, बाकी सारा क्या हो गया? उड़ गया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंटीग्रेशन जब फाइनलाइज आंसर लिखते हो तब आप लिखते हो क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट जो थी वो लिख दी, माइनस लोअर लिमिट लिख दी, कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी वो चीज कर दी। आखिर में मैंने क्या किया, इस माइनस की साइन को आप लोग याद रखिए खास, क्या यहाँ पे अंदर माइनस मल्टीप्लाई मत कर देना, वरना क्या होगा, आप आंसर तक पहुंच तो जाओगे लेकिन आप जब ये डिराइव करने बैठोगे तो ये चीज नहीं आएगी, और ये चीज नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा। आंसर तो फिर भी निकल ही जाता है लेकिन फिर आपको उसको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन ये तो सीधे सीधे फॉर्म में आ रहा है तो वही करो, बेटर है भाई। जितनी चीजों को आसान बनाओ वो ज्यादा बेटर रहता है कंपेयर टू कॉम्प्लेक्स बनाना। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, फिर भी आंसर लाता हूँ ऐसे ट्राई करते हैं, लेकिन आता तो है। सो जितना हो सकता है उतना कॉम्प्लेक्स मत बनाए, जितना इजी बनाइए। सो माइनस को सामने भेज दिया, सो सीधा मेरा इक्वेशन वाला फॉर्म आ गया, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, वो मैं प्लॉट करना सिखा दूंगा, और वो ग्राफ के ऊपर से ही मुझे हाफ लाइफ भी सीखना है। ओके, सो फटाफट से आप इसका स्केच लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। चलो बच्चों, अब उसको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के अंदर। y इज इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से अगर मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिएगा
तो मेरी जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर कौन रहने वाला है, टाइमिंग टी, और वाई एक्सिस के ऊपर कौन रहने वाला है, कॉन्सेंट्रेशन टी टाइम पे यानी कि सी टी। और अब यहाँ पे खास देखिएगा कि मेरे स्लोप की वैल्यू माइनस के है, उस स्लोप की वैल्यू तो मुझे ग्राफ ड्रॉ करने के बाद समझ में आएगी। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे माइनस साइन क्यों आई, क्योंकि मेरा ग्राफ नीचे की साइड जा रहा होगा, यानी कि मेरा इनिशियल t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन 0 था ना, C0, t इज इक्वल 0 टाइम पे क्या था, कॉन्सेंट्रेशन C0 था, और कॉन्सेंट्रेशन जो C0 था वो कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, तो मैं उसको कोई एक प्रॉपर जगह पे दिखा देता हूं, जैसे कि भाई ये जगह पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C0, कितना है, C0, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन C0 है, उसके बाद घट के यानी कि कम होगा ना, थोड़ा डिक्रीज होके कहां पे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो वो जो है वो डिक्रीज होके कुछ इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, और उस वक्त जो स्लोप की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्लियर ना। तो यहाँ पे C0 टाइम समझिएगा, क्या यहाँ पे C0 है, C0 पर ये t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये C0 जो है वो क्या है, एक प्रकार का t, मैंने यहाँ पे लिखा है t इज इक्वल टू 0, लेकिन आप समझना कि ये t इज इक्वल टू 0 टाइम यहाँ पे है, क्या है, t इज इक्वल टू 0 टाइम, यानी कि जब हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन चालू हो रहा है, वो चालू हो रहा है, तब मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C0, क्लियर ना, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C0, ये मेरा कॉन्सेंट्रेशन वाली लाइन है, यानी कि इस तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इस तरफ धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब कि कुछ टाइम पे CT होने वाला है, रेडी, और इस तरफ मेरा टाइमिंग बढ़ रहा है, इस तरफ मेरा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, इस तरफ टाइमिंग बढ़ रहा है, ठीक है, समझ में। तो वो कम होते 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 CT इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, CT इज इक्वल टू 0 टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा, सही है ना, क्लियर। यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे था, यहाँ पे CT इज इक्वल टू 0 टाइम पे आ जाएगा, क्योंकि मेरी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन एकदम क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट एकदम क्या हो जाएगा, 0, रेडी ना। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कुछ था, फिर प्रोसेस होना चालू हुआ, मतलब कि मेरे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगी, कम होते होते एक टाइम ऐसा आया जब मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, 0, मतलब कि CT मेरा क्या हो गया, 0, सारा रिएक्टेंट कम हो गया और साथ में प्रोडक्ट पूरी बन गई, ठीक है। तो मेरा CT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ओके, समझ में आई बात, ग्राफ समझ में आ गया। और इसी के अंदर नेगेटिव साइन है, इसलिए मेरा जो स्लोप बन रहा है वो स्लोप क्या बन रहा है, माइनस ऑफ के, स्लोप क्या बन रहा है, माइनस ऑफ के। और ये जो कटआउट आ रहा है, कटआउट जो आ रहा है ये इतना बड़ा था, जहां से शुरुआत हो रही है मेरी, वो मेरा क्या है, C0 दिख रहा है ना, ये तो C0 तेरा देखिए कटआउट आ रहा है इतना C0 मेरी कॉन्सेंट्रेशन है कोई पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, सो C पर्टिकुलर टाइम पे C, समझ में आई बात। फिर से एक बार ग्राफ समझा देता हूं। मेरा रिएक्शन चालू हो रहा है, जिन बच्चों को ये समझ में आ गया उनको तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अब आप नॉर्मल वे से देखो कि मेरा एक रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन मेरा है, वो रिएक्शन चालू हो रहा है। अगर वो रिएक्शन चालू हो रहा है तो उसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। मैंने जैसे लिखा था ना अभी फिलहाल, मैंने अभी लिखा था A और A से B की ओर जा रहा है मेरा रिएक्शन, क्लियर ना, और A के B ओर जा रहा है, तो मेरा T इज इक्वल टू 0 टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 और T इज इक्वल टू T टाइम पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन CT थी, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे BT था, क्लियर ना, इतना मैंने लिखा था। तो अब समझो कि जब मेरा रिएक्शन चालू हो रहा है तब मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 है, यानी कि T इज इक्वल टू 0 टाइम पे C0, ये रहा, बताया मैंने, T इज इक्वल टू 0 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन वाली एक्सिस पे मेरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, C0। नाउ अब CT मतलब कोई T इज इक्वल टू T टाइम पे है, कोई T इज इक्वल टू कोई T टाइम पे है, रेडी। अब यहाँ पे तो T इज इक्वल टू T टाइम हम मैं लिखने जाऊं तो यहाँ पे तो T है, बट मैं अगर प्रोसेस को पूरी खत्म कर दूं, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सिस को टच हो गया, यहाँ पे बीच में कहीं पे रुक जाता तो मेरा कोई CT टाइम आता, T0 पे CT आता, क्लियर ना, ये कम होते होते कोई CT यहाँ पे रुकता, पर मैंने पूरी प्रोसेस खत्म कर दी, मतलब कि मेरा रिएक्टेंट खत्म हो गया। सो रिएक्टेंट यहाँ पे आया तो CT क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन T टाइम पे मेरी क्या हो जाएगी, 0। जब पूरा BT बन चुका है, पूरा प्रोडक्ट बन चुका है, तब मेरा CT क्या हो जाएगा, 0। ओके, समझ में आई बात। अब यहां से एक और क्वेश्चन भी आता है कि इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए समझना, क्या इंटीग्रेटेड रेट लो के लिए एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे मिलने वाले कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं वो बताइए। ऐसा एक क्वेश्चन आता है और आ गया, इसलिए बीच में आपको साथ में सिखा देता हूं, क्लियर, जी के लिए बहुत काम का है। क्या कि कभी भी इंटीग्रेटेड रेट लो को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर जीरो ऑर्डर, तो जो एक्स एक्सिस पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं और वाई एक्सिस पे जो हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, सॉरी एक्स और वाई पे, तो वो कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं। चलो कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे तो कोऑर्डिनेट सीधा कैलकुलेट हो गया कि यहाँ पे जो मेरा ये वाई एक्सिस है, मतलब कि उसका एक्स 0 होगा, एक्स 0 होगा मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स जिसका 0 है, और वाई एक्सिस पे वो कहां पे है, C0 पे, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 एंड C0, क्या हो गया,
एक कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 0 एंड C0। अब यहां पे आ गया ct इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन में ct 0 रख दो तो अपने आप आपको t की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मुझे t चाहिए ना, ये एक्सिस के लिए तो मुझे t चाहिए, तो मैं यहां पे रख देता हूं। चलिए इक्वेशन मेरा है ct इज इक्वल टू माइनस kt प्लस C0। नाउ टेक ct इज इक्वल टू 0, टेक ct इज इक्वल टू 0, सो 0 इज इक्वल टू माइनस kt प्लस C0। C0 को इस तरफ ले लेते हैं, माइनस C0 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो या आप p को लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, माइनस C0 इज इक्वल टू माइनस kt, माइनस माइनस कट कर देते तो t की वैल्यू क्या मिल जाएगी C0 बाय k। यानी कि x एक्सिस के ऊपर जो मुझे कटआउट कोऑर्डिनेट मिलेगा वो कोऑर्डिनेट कौन सा मिलेगा, यहां पे कोऑर्डिनेट, अब x एक्सिस पे है मतलब उसका y 0 होगा, वो तो मैथमेटिक्स का नॉर्मल फॉर्म है, और उसके x पे कौन कट मिला t क्या है C0 बाय k। तो ये चीज बहुत सारी बार पूछी जाती है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते वक्त, क्या इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखते वक्त जीरो ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब होता है तब x एक्सिस और y एक्सिस पे मिलने वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग भी पूछ सकते हैं, साथ में भी पूछ सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट याद रख लेना है, ना याद आए तो ग्राफ तो है ही आपके पास, मैंने आपको डिटेल में सिखाया है। ओके, सो x एक्सिस माफ कीजिए y एक्सिस पे मिलने वाला जो मेरा कोऑर्डिनेट है वो मेरा होगा 0 एंड C0, और x एक्सिस पे जो मेरा मिलने वाला कोऑर्डिनेट है वो होगा C0 बाई k एंड 0। डन, तो इस बात को ध्यान रखिएगा खास, ठीक है। देखिए जितनी चीजें होती साथ के अंदर आती जाएगी, जो भी बहुत से डीप लेवल से होगा, सारी बातें मैं आपको बताता जाऊंगा, बस आप लोग अपना नोट और पेन जो है अपने पास रखिएगा, सारी बातों को साथ में नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसकी हाफ लाइफ के बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में हाफ लाइफ पहले है क्या, हाफ लाइफ के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हाफ लाइफ होती क्या है, हाफ लाइफ एक्चुअल में पूरा सेंटेंस हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड मतलब क्या कि किसी भी टाइमिंग को मैं अगर आधा कर देता हूं, रिएक्टेंट मेरा जो है वो रिएक्टेंट प्रोसेस हो रही है, होते 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 मेरी प्रोडक्ट की ओर जा रही है, क्लियर। तो जो भी कंसंट्रेशन मेरी इनिशियल है, जो भी टाइमिंग मेरा शुरुआत में है, उससे मैं अगर आधा टाइमिंग कर दूं तो मेरी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, सही बात है। मैं 5 मिनट 10 मिनट के अंदर मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं, तो उसका मैं आधा टाइम यानी कि 5 मिनट कर दूं तो मेरी कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी, मतलब आधी बनेगी, पहले जो मेरी 20 मोल बन रही थी उससे अब 10 मोल बनेगी, सही है ना। यानी कि हाफ लाइफ मतलब क्या कि भाई सपोज कोई टी, हम शुरुआत में कोई टी टाइम लेते हैं, तो टी जो है वो मेरा नॉर्मल टाइम होता है, नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, क्लियर ना। ये टी जो है वो मेरा नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, लेकिन जब मैं उसको t1/2 से डिनोट करता हूं, किससे t1/2 यानी कि t1/2 कहते हैं इसको, अगर मैं उसको t1/2 से डिनोट करता हूं तो ये मेरा क्या हो जाता है हाफ लाइफ टाइम हो जाता है, क्या हो जाता है हाफ लाइफ पीरियड भी कह सकते हो आप, हाफ लाइफ टाइम और हाफ लाइफ पीरियड, क्लियर। t1/2, अब t1/2 होगा तो समझिएगा कि जब t इज इक्वल टू 0 था तब मैं उसको t से डिनोट करता था, लेकिन t जब मेरा क्या हो गया आधा हो गया, 1/2 मैंने आधा टाइमिंग कर दिया, तब मैं उसको किससे डिनोट करूंगा t1/2 से डिनोट करूंगा, सही है ना। अब t इज इक्वल टू जब 0 था, ध्यान रखिएगा बच्चों का, t इज इक्वल टू जब 0 था तब मेरी कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में कितनी थी C0 थी ना, शुरुआत में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरी कितनी थी C, कितना था मेरा कॉन्सेंट्रेशन C0 था। तो जब मैंने आधा टाइम कर दिया तो मेरी वो कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त था वो कितना हो जाएगा C0/2, सही है ना। समझना इस सेंटेंस को खास समझना कि जब टाइमिंग मेरा 0 है, जब मैं t इज इक्वल टू इनिशियली बात कर रहा हूं तब मेरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या है C0 है, लेकिन जब मैं t हाफ की बात कर रहा हूं तब मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी सीधी सी बात है हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी ना, क्योंकि आधा टाइम लग रहा है, पहले 20 मिनट लगते थे अब 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट होने में 40 मोल होते थे, 20 मिनट में 40 मोल बनते थे, 10 मिनट में 20 मोल बनेंगे, आधा बनेगा ना सीधा। सो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी इस वक्त C0/2, क्या हो जाएगी C0/2। अब ये C इज इक्वल टू C0/2 को, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन देखिए, ये जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल टू C0 थी, तो अब मैं यहाँ पे C0 की जगह पे क्या लिखूंगा C0/2। अब ये दोनों को अगर मैं इस इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर लिखता हूं तो मुझे मेरा हाफ टाइम मिलता है, कैसे देखिए, मेरा रेट लॉ क्या, मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या कहता है CT इज इक्वल टू -KT प्लस C0, सही है। सो CT इज इक्वल टू -KT प्लस C0 में
मेरा जो टाइमिंग है उसको मुझे क्या कर देना है, टाइमिंग क्या कर देना है 1/2, और मेरा C0 इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, C0/2 लिख सकता हूँ ना। मेरा जो नॉर्मल इक्वेशन था उसी इक्वेशन के अंदर मुझे ये सारी बातें करनी है। तो पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C = C0 थी, तो अब ये Ct की जगह पे क्या हो जाएगा, C0/2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Ct। रेडी ना, क्योंकि बाद की कॉन्सेंट्रेशन है ना, टाइम आधा होने के बाद, ये जो है वो फिक्स नहीं था। इनिशियल C0, आगे बढ़ते बढ़ते कोई Ct टाइम पे, कोई T टाइम पे Ct था, बराबर। अब T = 0 टाइम पे C0 एंड T = 1/2 टाइम पे क्या हो जाएगा, Ct, C0/2 आधा हो जाएगा, सीधा जो है वो, यानी कि मैं Ct की जगह पे, माफ कीजिए, C0 जो है वो ऐसे रहेगा, Ct की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, C0/2। ओके, सो Ct की वैल्यू यहां पे लिख दीजिए, C0/2 माइनस K। T की जगह पे क्या लिखूंगा, T1/2 प्लस C0 एज इट इज, C0 को इस तरफ ले लीजिए, सो C0/2 माइनस C0 इज इक्वल टू माइनस K T1/2, एलसीएम ले लीजिए 2C0, सो माइनस C0 माइनस 2C0 माइनस C0 मतलब माइनस C0/2 इज इक्वल टू माइनस K T1/2, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, K को डिवाइड में लेते हैं, यानी कि मुझे मेरा हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा, क्या मिलेगा, T1/2 इज इक्वल टू C0/2K, C0/2K। ओके ना, चलिए दो चीजें मुझे मिल गई, क्या, एक मुझे मिल गया Ct इंटीग्रेटेड रेट लो, और एक मुझे मिल गई T1/2 हाफ लाइफ टाइम। ये दोनों चीज किसके लिए मिली है मुझे ये दोनों चीज किसके लिए मिली है ये दोनों चीज मुझे मिली है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए मिली है मुझे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेडी ना, ये सब की सब मुझे जीरो ऑर्डर के लिए मिली है। रेडी, और ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, भूलना मत, ठीक है। क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मेरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ बनता है Ct इज इक्वल टू माइनस KT प्लस C0, हाफ लाइफ टाइम बनता है C0/2K। ओके, सो नॉर्मल से टर्म्स है, थोड़ा समझना है ये चीज जो है ना, ये खास फिर से एक बार समझा रहा हूं। जब टाइमिंग T0 होता है, तब मेरा नॉर्मल T डिनोटेशन क्या होता है, T। लेकिन T को जब मैं 1/2 करता हूं, आधा करता हूं, तो मेरा डिनोटेशन हो जाता है T1/2। इनिशियल C तब C0 था, तब मेरी कॉन्सेंट्रेशन C0 थी, बाद की कॉन्सेंट्रेशन Ct थी, बाद की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी, Ct। अब पहले C जो था उसको मैं C0 से डिनोट करता था, और उस वक्त बाद का जो C था उसको मैं Ct से डिनोट करता था। लेकिन अब Ct को मैं डिनोट करूंगा किससे, C0/2 से। क्यों, क्योंकि मेरा टाइमिंग आधा हो गया, तो मेरी कॉन्सेंट्रेशन भी आधी हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू मैंने इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर रख दी। अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के अंदर वैल्यू रखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, हाफ लाइफ टाइम मिल जाता है। T की जगह पे क्या रख देती आपने, T की जगह पे क्या रख दिया, T1/2, और Ct की जगह पे क्या रख दिया, C0/2। कॉन्सेंट्रेशन आधी, टाइमिंग आधा, सो माफ कीजिए, टाइमिंग आधा देन कॉन्सेंट्रेशन आधी, सो मुझे T1/2 मिल गया C0/2K। समझ में आई बात, क्लियर। ध्यान रखिएगा बच्चों खास कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो है वो न्यूमेरिकल के पोर्शन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके बाद हमें इसके न्यूमेरिकल देखने, जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल देखने, लेकिन जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल अभी लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक आपको ये सारी बातें पहले अच्छे से क्लियर कर लेनी है। बायो वाले स्टूडेंट खास ध्यान दीजिएगा, मैथ्स वालों को तो ये सारी बातें फटाफट से दिमाग में आ जाएगी, और बायो वाले जो है 2 बार लिखिए, किस तरीके से टर्म्स आए, समझ में नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्ट पूछिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 लेक्चर्स हो चुके हैं, और 7 लेक्चर्स केमिकल काइनेटिक्स के जो भी हुए हैं उसको एक बार अच्छे से रिकैप कर दीजिए, क्योंकि जीरो ऑर्डर तक सारी चीजें रिकैप करने के बाद हम न्यूमेरिकल की ओर जाने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना थियरी पोर्शन आपका क्लियर होगा उतना ही आपका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, और जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही ज्यादा आप जल्दी से एमसीक्यू या न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो बात को अच्छी तरीके से समझिएगा, 2 या 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़े तो कीजिएगा, आपके पास टाइम है फिलहाल, ठीक है। बाद में फिर टाइम नहीं रहेगा और आप लोग एक साथ सब कुछ करने बैठ जाओगे, तो ऐसा ना हो उसका खास ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।